हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपका लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे, जो कि 650 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज चलाई जा रही है, जो आपकी आगामी परीक्षा आरओ की जो होने वाली है एक हफ्ते बाद, इट मीन्स की 11 फरवरी को, और साथ ही साथ आपकी जो 17 मार्च को प्रस्तावित है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा। तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए ये करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पूरी तरीके से घटना चक्र ई दृष्टि और साथ ही साथ घटनाचार जो 2 वॉल्यूम में आई थी अर्धवार्षिकी, उन पर ही बेस्ड ये पूरी की पूरी सीरीज तैयार की गई है। और इसके लिए अगर आप लोग उन क्लासेस को देख लेते हैं तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। जो मैंने 12 लेक्चर्स कराए हैं हैंड रिटन नोट्स में करंट अफेयर्स के, जैसे मैंने ई दृष्टि मैगजीन कवर की और घटनासार को भी कवर किया, पूरे के पूरे नोट्स कंपाइल करके हैंड रिटन नोट्स में सभी टॉपिक कवर किए गए। और मैक्सिमम जो है कि 70 प्लस जो है कि मैं कह सकता हूँ 70% से ऊपर सारे क्वेश्चन हमें एमसीक्यूज में वही मिल रहे हैं जो हमने क्लास में किए थे। इससे क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो पा रहा है और आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी कड़ी में। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और कल आएगा हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसके बाद ये करंट अफेयर्स की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, आपके नोट्स के माध्यम से भी, एमसीक्यूज के माध्यम से भी। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैंने कल रात 9 बजे, इट मीन्स की 3 तारीख को मैंने इसे पोस्ट कर दिया था, तो वहां पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और साथ में यूपी पीसीएस के लिए मैं एक अलग ही तरीके का इनिशिएटिव लेके आ रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण रहेगा और आपका प्रीलिम्स मेंस सारी स्ट्रेटजी उसमें क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर को। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 402 से शुरू होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम उम्र में यानी 16 वर्ष में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी का नाम क्या है, यानी कौन सी ऐसी पहली बच्ची बनी है जो हिंदी काव्य की सबसे अधिक पुस्तक लिख रही है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दिव्यांशी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है। यह भी बताया था मैंने, नीमच में हो जाएगा। कहां पर? नीमच में। फिर आगे देखें, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देखोगे इसका आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 के मध्य जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया, यह बात सही है, और जिसकी अध्यक्षता जोको विडोडो साहब ने की थी। और इसका मुख्य विषय था आसियान मामले विकास का केंद्र, इट मीन्स की आसियान अफेयर्स और डेवलपमेंट का सेंटर रहेगा। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको कूट दी गई है और उसका मिलान करना है कि कौन सी रैंक या कौन से राज्य की टीम नंबर 1 पर आई थी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका उत्तर तो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन की 3 4 1 2, लेकिन मैं इसको एक तरफ से साइड में यहां पर लिख देता हूं कौन रैंक 1 पर था और कौन रैंक 2 पर था, ठीक है, क्योंकि इसका एक ऑप्शन नीचे है। तो इस तरीके से इसका आप उत्तर देख सकते हो कि रैंक 1 पे था आपका महाराष्ट्र, रैंक 2 पे सर्विसेज। अब ये सर्विसेज कोई स्टेट नहीं, ये एक एसोसिएशन है। और रैंक 3 पे बात करेंगे तो हरियाणा, और रैंक 4 पे बात करेंगे तो एमपी हो जाएगा। आगे देखना है, उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने उबर के साथ समझौता किया है। तो जैसे हम लोग ओला को बुक करते हैं, उबर को बुक करते हैं, उसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने जो है कि उबर के साथ समझौता करके उबेर शटल नाम की बस सेवा को शुरू किया है। फिर यहाँ पे वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए मैंने बताया था एटमन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया, ATMAN। तो ये हो जाएगा आपका IIT कानपुर। IIT कानपुर इसका सही उत्तर होगा। आगे है, वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ वीर दिशोम अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने मधुमक्खी पालन योजना शुरू की है। पश्चिम बंगाल के कादीपुर गांव में शुरू किया गया यह पायलट प्रोजेक्ट बांग्लादेश से आने वाली घुसपैठियों और लश्करों को रोकने के लिए है। वहीं इस पहल के तहत मधुमक्खियों को मधुमक्खी योद्धा कहा जाएगा। तो क्या ये बातें सही हैं? तो बिल्कुल सही है, 1 2 3। तो एक तरीके से मधुमक्खी पालन शुरू किया गया, जिसमें जैसे क्या होगा कि मुझे लगता है जो भी घुसपैठी वगैरह आएंगे उसकी तरफ मधुमक्खियां वगैरह छोड़ दी जाएंगी और वो अपना भाग जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। अब क्या है इसका तो अलग बात है। हालांकि घोल मछली की बात करें तो किस राज्य सरकार ने इसको राजकीय मछली का दर्जा दिया है? तो गुजरात सरकार ने, जब यहाँ पे वैश्विक स्तर पे 2 दिन की वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में प्रथम स्थान दिया गया था और ये अहमदाबाद में आयोजित हुई थी। वहीं पर घोल को गुजरात ने क्या कहा, घोल मछली को अपनी राजकीय मछली घोषित किया, जिसको हम लोग गोल्ड फिश के नाम से भी जानते हैं।
जस्टिस फातिमा बीबी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। रिटायरमेंट के बाद वे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सदस्य रहीं। उन्होंने केरल के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया और इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। तो यहाँ पे जब आपको उत्तर देखना होगा तो केवल सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केरल के राज्यपाल के पद को उन्होंने कभी सुशोभित नहीं किया था। बाकी ये सारी बातें सही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के तीनों जिलों में राज्य विश्वविद्यालय के लिए मंजूरी प्रदान किया। और ये राज्य विश्वविद्यालय किन किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? मैंने बताया था राज्य विश्वविद्यालय एक आपका था, अगर आप देखना चाहोगे तो यहां पर आप देखोगे कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोंडा हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा और गोंडा में, जो कि बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर है, उसके नाम पर मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा। और मुरादाबाद में जो है कि मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय के नाम से ही ओपन किया जाएगा। तो ये तीनों राज्य विश्वविद्यालय मैंने आपको पढ़ाए भी थे। और 4 निजी विश्वविद्यालयों की मैंने बात की थी, जो कि आपके मथुरा में भी खुलेंगे और झांसी में भी खुल रहे थे। याद होगा, आप लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास की होगी थी। और जिन लोगों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज उन क्लासेस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स की सीरीज मिल जाएगी। 12 लेक्चर्स हैं जहां पे कंप्लीटली आपको ये सारे एमसीक्यूज देखने पे रिवाइज हो सकेंगे, अगर आपने उन क्लासेस को किया होगा तो। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र के केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो पता होना चाहिए आगरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का अगर आप देखेंगे तो आगरा से ही सबसे अधिक आलू का निर्यात किया था। ये निर्यात सेंटर है, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है उसकी एक ब्रांच एशिया के रूप में कहाँ खोली जा रही है? तो यूपी में, आगरा में खोली जा रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने पिछले एक क्लास में या दूसरी करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र विश्व में कहां पर है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भी बताया था मैंने कि तेलंगाना के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों पर हर घर सोलर अभियान शुरू कर रही है? तो हो जाएगा लखनऊ और वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा हाल ही में विकसित IISR चंद्रा, ये जो प्रजाति किससे संबंधित है ये दोस्तों? तो ये आपकी काली मिर्च से संबंधित हो जाएगी। किससे? काली मिर्च से। अगला प्रश्न है आपका, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा जारी वर्ष 2023 की सूची में के बारे में कथनों पर विचार करना। ग्लोबल फॉर्च्यून का मतलब होता है जो वैश्विक स्तर पर टॉप 500 कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इस सूची में सऊदी अरामको को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे गलत बात है। और सूची में 8 भारतीय कंपनियां भी शामिल हुई है, यह बात भी सही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्लोबल फॉर्च्यून में जो मैंने आपको बताया था कि टॉप मोस्ट की कंपनी कौन है, वो आपको बताना है। अगला देखोगे, उंगा मतलब होता है UNGA, इट मींस की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बात करनी है। यह पुरस्कार कैलाटिन कोरिको और ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इसे स्वाइन फ्लू वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए दिया गया। तो केवल पहला ही ऑप्शन सही है। और अब यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि जो मैंने नोबेल प्राइज की क्लासेस कराई थी आपको करंट अफेयर्स में, तो वहां मैंने बताया था कि इन लोगों ने किस चीज में जो है कि अपना नया योगदान दिया। हालांकि एक हिंट दे सकता हूं, कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड था ये, ठीक है, mRNA से रिलेटेड था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को तो इसमें कहा गया कि महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य और इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तो ये बात गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो बाघ अभ्यारण्य या बाघ जो रिजर्व घोषित किए जाते हैं, ये सामान्यतः वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है, मतलब कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो होता है 1972, उसके तहत जो है कि घोषित किया था, ना कि 1986 के तहत। तो 1972 के तहत किया था। अगला है द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये आपकी UNESCAP, इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके द्वारा ये जारी की गई है। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में पढ़ा जाता है। तो नेट मीटरिंग क्या कहता है? इसका मतलब है कि एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, तो इसको कहा जाता है नेट मीटरिंग। हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजिकल द्वारा
किसी मतलब किए गए एक अध्ययन में लद्दाख के किस ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की बात की गई है? तो भाई वो है आपका पार्काचिक ग्लेशियर, जो कि बहुत तेजी से पिघल रहा है, इस पर जो है कि क्लेम किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्या कहता है, जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया है? तो ये हो जाएगा यायात्सो झील। यायात्सो झील को जो है कि जो कि जैव विविधता विरासत स्थल है। अगर आप कहोगे तसोरो मोरिरी करके झील अगर आपको याद आ रही हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये रामसर साइट है, और रामसर साइट और जैव विविधता स्थल होने में अंतर होता है। तो ये पहली रामसर साइट नहीं है, बल्कि पहली जैव विविधता स्थल है यायात्सो झील। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्वनाथ घाट गांव को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? तो अब इसके बारे में बात करेंगे। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। इसे विश्वनाथ घाट नाम विश्वनाथ चरियाली कस्बे के निकट होने से प्राप्त हुआ, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बस यही बात गलत है कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इस घाट के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में बूढ़ी गंगा के मिलन पर शिव जी का मंदिर है। अब ब्रह्मपुत्र नदी से आपको एक चीज आइडिया लग गई होगी कि नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य है, तो कौन सा राज्य है जरा कमेंट सेक्शन करके बता देना। आगे देखते हैं, उत्तरी सिक्किम की किस झील में बादल फटने से तिस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में भयंकर बाढ़ आ गई थी? तो याद होगा जब मैंने विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, तो अक्टूबर वाली मैगजीन में मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने उसे भी फॉलो नहीं किया है, तो 11 फरवरी के आरओ एग्जाम्स के बाद मैं पीटी 365 की सीरीज को दोबारा शुरू करूंगा विजन आईएएस की। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसको यही कहा है कि हम उसे जल्दी शुरू करेंगे 11 फरवरी के एग्जाम के बाद। तो हालांकि जिस झील में बाढ़ आई थी वो थी आपकी लोहानकक झील, ठीक है। इसमें बादल फटने की वजह से तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्नलिखित में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग में अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो इसका सही हो जाएगा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न को देखते हैं, सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहां विकसित करने का समझौता किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाणन प्रदान किया गया है? यह भी पढ़ाया था आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये यहाँ पे अराकू घाटी है, उसमें जो है कि अराकू वैली के लिए बहुत अच्छा मौसम रहता है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु हरित जलवायु कोष यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट मतलब ग्रीन क्लाइमेटिक फंड के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। कोनोकार्पस पेड़ गुजरात की मूल प्रजाति है। कोनोकार्पस के पेड़ लाभकारी होने के बावजूद मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके नकारात्मक प्रभावों के कारण गुजरात में प्रतिबंधित कर दिया गया। यह अन्य प्रजातियों की तुलना मिट्टी से अधिक पानी सोखता है और भूजल के लिए खतरा पैदा करता है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि गुजरात की मूल प्रजाति नहीं होती है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे पॉइंट पर देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार बाघों की आबादी प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी? तो मैंने ये बताया था 6.1% की दर से बढ़ रही थी, और वर्तमान में 3682 जो है कि बाघ हो चुके हैं। अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी में 173 थे, जहां से बढ़ के 205 हो गए। इट मीन्स की वृद्धि हमने देखी यूपी में 32 बाघों की। सबसे अधिक जो बाघ आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले नंबर पे आएगा एमपी, दूसरे नंबर पे आएगा कर्नाटक, तीसरे पे आएगा उत्तराखंड और चौथे पे आएगा महाराष्ट्र। तो ये याद रखना है। फिर एक और बाघ से रिपोर्ट है कि सबसे अधिक कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए जाते हैं? तो लगभग 260 बाघ जो है कि सबसे अधिक आपको जिम कॉर्बेट में देखने को मिले थे। इसकी रिपोर्ट 29 जुलाई को जारी की गई थी, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व मतलब कि जो टाइगर दिवस होता है, और इस रिपोर्ट को एनटीसीए के द्वारा जारी की गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहीं पर एक ही जगह क्लियर कर दिया। वन टैप वन ट्री यह अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति एक गठित की गई है? तो वो हो जाएगा राजेश गोपाल की अध्यक्षता में, राजेश गोपाल की। कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल सिल्वर अवार्ड्स की बात करेंगे तो चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में 110% अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट की बात करेंगे। दूसरा है देशों से
2040 तक कोयला उत्पादन व उपयोग को लगभग पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य का आग्रह किया गया। 2020 के स्तर की तुलना में 2050 तक तेल व गैस उत्पादन लगभग 75% घटाने का आग्रह भी किया गया है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखोगे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 1 2 3 तीनों बातें सही कही गई हैं कि हम 75% जो है कि तेल और गैस उत्पादन घटाएंगे, या 2040 तक कोयले उत्पादन को लगभग पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि बायो फ्यूचर प्लान जो है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगे बात करेंगे 437 प्रश्न की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से देश के 13 हिमालयी राज्यों को उनकी वहन क्षमता का आकलन करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। और वहन क्षमता का अधिकतम जनसंख्या का आकार है जिसे कोई पारिस्थितिकी तंत्र खराब हुए बिना बनाए रख सकता है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। ध्यान देना कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से देश के हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता का आकलन करने का निर्देश देने का आग्रह किया। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर यानी बकरी की जो एक प्रजाति है, इसके लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तो मैंने पहले ही बताया था आपको, तमिलनाडु। और इसके लिए 7 अक्टूबर को क्या मनाया था? नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाएगा, या उनके संरक्षण के लिए। और इसका एक नाम भी है क्षेत्रीय स्तर पे, जिसको हम लोग कहते हैं माउंट मोनार्क। क्या कहते हैं? माउंट मोनार्क। ये सभी चीजें मैंने आपको करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ आप लोगों को मिली होगी उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। और पीडीएफ कहां से परचेस करनी है? करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, इसकी नहीं। ये जो क्लास कर रहा हूं इसकी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने टेलीग्राम पे दे रखी है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप मैसेज करके ले सकते हो, या आप उसकी क्लासेस को भी देख सकते हो। फिर आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को ग्रीन वॉर रूम कार्यक्रम लॉन्च करके वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया? तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ग्रीन वॉर रूम हाल ही में सुर्खियों में रही इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, इफ कैप इसे हम कह सकते हैं। यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये एडीबी के द्वारा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा शुरू की गई है। डकार घोषणा 2023 का संबंध किससे है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, डकार घोषणा। हाल ही में किस संस्था ने अपनी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में बताया कि भारत तेजी से भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ता जा रहा है? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यूएन के द्वारा यह रिपोर्ट बताई गई है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2023 को राज्य के किन 3 बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो उन तीनों में अगर आप नाम देखोगे तो किसका आ जाएगा? तो वो आ जाएगा डी ऑप्शन, नामदफा पक्के कामलांग। तो ये नामदफा पक्के कामलांग, ये तीनों ही बाघ अभ्यारण्य आपके अरुणाचल में, इन तीनों को मिला के एक संगठन बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 14-15 सितंबर 2023 को कहां पर बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो बांध सुरक्षा की बात की जाएगी तो जयपुर में किया गया, राजस्थान के। फिर आगे दिसंबर 2023 में IEU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की रिपोर्ट में आपको बात करनी है कि सिंगापुर और ज्यूरिख महंगाई के मामले में एक ही साथ शीर्ष स्थान पर है। दुनिया का सबसे सस्ता शहर दमिश्क यानी सीरिया का है। भारत में सबसे सस्ता शहर मुरादाबाद है। भारत में सबसे महंगा शहर बंगलुरु है। तो 445 पे देखोगे तो केवल तीसरा और चौथा ही स्टेटमेंट आपका गलत है, यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? तो पहला तो सही है, दूसरा सही है। और ये लिस्ट भी मैंने आपको बताई थी कि कौन से शहर रहने लायक है, तो उसमें भारत का जो सबसे महंगा शहर था उसके बारे में आपको हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इसकी व्याख्या भी बता देते, तो मैंने पहले ही कहा ना कि ये करंट अफेयर्स की जो हमने क्लास शुरू की थी उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन, ये 70% या 80% क्वेश्चन वहीं से हैं। अब मैं 2-2 बार अगर रिवीजन करूं इन सब चीजों का तो कोई मतलब नहीं बनता। इट मींस कि आपने फिर करंट अफेयर्स की क्लास नहीं करी है। तो प्लीज आप लोग पहले उन करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर देख लो। ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वहां पे डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप फिर भी उसे ना देखना चाह रहे हो तो फिर ये आपका अपना रिस्क है। आगे देखें, 14 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा में हुई चूक मामले की किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई? ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है, अनीश दयाल सिंह के बारे में बात की है मैंने। ठीक है, ये भी मैंने सारे के सारे प्रश्न कराए हैं। तो फिर मैं एक ही बार डिटेल करूंगा ना, बार बार तो नहीं होना चाहिए। 27 अक्टूबर 2023 को FATE ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा नहीं की है? ध्यान देना, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, FATF होता है। ठीक है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। ठीक है, FATF। तो इसमें कह रहा है ग्रे लिस्ट से हमने किसको नहीं हटाया? तो वो हो जाएगा आपका बुल्गारिया, जबकि इन तीनों को हटा दिया गया है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको इन शॉर्ट हमने पीएम जनमन के नाम से पढ़ा है, इस पे विचार करेंगे और कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ पीएम जनमन को मंजूरी दी है। क्या यह बात सही है कि गलत है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री ने जनजाति गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर 2023 के अवसर पे खूंटी झारखंड से इस अभियान की घोषणा की, यह भी बात सही है। 15 नवंबर को जो जनजातीय गौरव दिवस होता है वो बिरसा मुंडा जी की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सर सही है। अब यहाँ पे मिलान करने की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची ऐसी है जो सुमेलित नहीं है। तो वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका के बीच हुआ, बिन बैक्स की बात करेंगे भारत वियतनाम के बीच, मित्र शक्ति की बात करेंगे तो भारत श्रीलंका के बीच, लेकिन त्रिशक्ति प्रहार की बात करेंगे तो भारत अमेरिका जापान नहीं था, बल्कि कौन सा था? आपने देखा होगा जहां पे भारत इंडोनेशिया ये सारे देश शामिल थे, तो वो हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो वो हो जाएगा केरल। केरल ने अपने 14 के 14 जिलों में जो है कि हॉलमार्किंग सेंटर खोल दिए हैं और इडुक्की से इसकी शुरुआत की थी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को 26 अक्टूबर 2023 को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? तो उसका उत्तर हो जाएगा राजकुमार राव को। लेकिन मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आइकन बनाया था, वो सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया था। ऑस्ट्रेलिया के किस तटीय शहर ने हाल ही में वर्ष 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से मना कर दिया, बोला हम नहीं कराएंगे? तो वो हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। फिर आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और उनकी थीम है, तो उनका हमें मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? हमें उनका मिलान करना है। तो जरा देख लेते हैं इनके मिलान को। तो यहाँ पर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और यहाँ पे उनकी थीम है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को आयोजित किया गया, इसकी जो थीम थी वो डी ऑप्शन थी, सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता और न्याय, ये इसकी थीम थी। फिर सेकंड नंबर पे आता विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, तो इसकी जो थीम थी दोस्तों वो था एक्सेस टू डायबिटीज केयर। इसके बाद विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, इसकी जो थीम है वो हो जाएगी त्वरित परिवर्तन। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी हो जाएगी लेट कम्युनिटी लीड। तो बताइए, मैंने आपको मानवाधिकार और विश्व शौचालय दिवस इसके बारे में थीम लिखवाई थी। अगर आप इन दोनों को भी जानोगे तो यहां से आप मैचिंग कर सकते थे, मिलान। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? झांसी में किया है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में नॉमिनेट किया। बिल्कुल, मैंने बताया था आपको, कैमलिट्स मतलब जो ऊंट होते हैं कैमल, उनसे संबंधित है। 2024 को कैमलिट्स वर्ष मनाने का प्रस्ताव खाद्य और कृषि संगठन की संस्तुति पर यूएन द्वारा 20 सितंबर 2017 को पारित किया गया। तो यह भी बात सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यह भी मैंने बताया था। तो हेडक्वार्टर की बात करूंगा तो लंदन में हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, किस देश ने बोलीविया के एल अल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत उल्का में एक अनुसंधान रिएक्टर दाहपोत स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसका नाम हो जाएगा रूस। जिसका नाम क्या होगा? रूस। रूस ने बनाया ये। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 457 का। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसने खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को हाल ही मंजूरी दिया, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा यह कीर्तिमान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संदर्भ में बात करते हैं। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी विधेयक 2017 के संशोधन करता है। बिल्कुल, इससे केंद्र सरकार को अपीली अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा, यह भी सही है। इसमें अपीली अधिकरण की अध्यक्ष की आयु 67 वर्ष से बढ़ाकर 77 और सदस्यों की 65 से बढ़ाकर 67 की गई, यह भी सही है। विधेयक में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय की गई और मैंने ये तीनों ही पॉइंट आपको बताए थे। अब यहां पर आ जाइए, देख लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही, इट मींस कि 1 2 3 4 चारों ही सही है। अगला है, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश, यह अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अगर आप इसे देखोगे तो इसका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। हाल ही में किस आईआईटी छात्रों ने पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो इसका जरा उत्तर बताइए आप। तो यह हो जाएगा आपका उत्तर आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास।
फिर आगे देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में कौन सी रैंकिंग किसकी है, यहां पर सही सुमेलित पूछ रहा है कि नहीं है। तो आप देखोगे अमेरिका की रैंकिंग फर्स्ट है, नीदरलैंड की सेकंड, सिंगापुर की थर्ड, लेकिन भारत की आपकी 45 नहीं थी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा। तो क्या थी, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति यानी रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश दूसरे स्थान पे है। तो आप कहोगे भारत, तो यही गलती कर जाओगे, भारत तो पहले नंबर पे है। मैक्सिको आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है चाइना। ये सभी कुछ मैंने लिखवाया है, सभी कुछ पढ़वाया। और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो इट मीन्स कि आप उस पर जोर डालेंगे अपने दिमाग पे, तो आपको वो चीजें याद हो सकेंगी। फिर देखते हैं किस राज्य के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्तप्राय साइबेरियन बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 में पहुंचा है। तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में चर्चित जेमिनी क्या है भाई, तो गूगल का एआई मॉडल है, ये भी मैंने बताया। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। भारत ने 27 अन्य देशों के और यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है क्या, बिल्कुल किया है। और एआई सेफ्टी समिट 2023 ब्लेचले पार्क में ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध के कोड ब्रेकिंग सेंटर में शुरू हुआ, यह भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। तो ये हो जाएगा गुजरात। ये भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, आपके जो अपडेटेड वाला सेक्शन था लास्ट क्लास उसमें चीजें कवर किए मैंने। ये नवंबर 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया, यह भी बताया मैंने, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की बात है। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में चीन की दिसंबर 2023 में 2400 मीटर गहरी भौतिकी प्रयोगशाला को शुरू किया गया। यह प्रयोगशाला मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेगी, तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करेगी। फिर आते हैं दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइज्ड रोबोट्स का सीईओ बना है। तो जो एआई ह्यूमनाइज्ड जो ह्यूमनाइड है उसके रोबोट का सीईओ कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा मीका साहब। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 2023 का व्यास पुरस्कार किस वरिष्ठ साहित्यकार को दिया गया जिसकी नाम है किताबों का यादें यादें और यादें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुष्पा भारती। ये पुष्पा वही है जो झुकेगा नहीं, पुष्पा। आईपीएल सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में दर्ज किया गया। 24.75 करोड़ की बोली में इसे खरीदा गया। मिचेल स्टार्क को खरीदा गया जो कि सबसे महंगे बिके हैं इस बार। और किस टीम ने खरीदा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और यहाँ पे कुछ लेखक हैं, इनका हमें मिलान करना है। जैसे आप देखोगे फायरबर्ड ये पेरुमल मुरुगन की है, रोमन स्टोरीज झुम्पा लाहिरी की, कॉमन एट अनकॉमन सुधा मूर्ति की, और आपका ये अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता की। फिर अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस राज्य से संबंधित है। यह भी पढ़ा था उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसे एक दिन में कितने 18 उत्पादों पे जीआई टैग मिला है, जिसमें बेरी नाग चाय मैंने बताया था, काला भट्ट जिसे हम लोग काली सोयाबीन कहते हैं, लाल चावल, ये सब प्रमुख चीजें मैंने आपको बताई थी। खेल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया है क्या, तो हम कह देंगे कि हाँ सर बिल्कुल दिया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और तीरंदाज शीतल देवी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हम कहेंगे नहीं सर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अंतर्गत 25 लाख रुपए और अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, तो यह भी सही है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। फिर आगे देखते हैं 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 47 वर्ष बाद डेविस कप जीत लिया पुरुष का खिताब। तो भाई डेविस कप कितने जीता था, इटली ने जीता था। इसने इटली ने। निम्नलिखित में असुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है। अब यहाँ पे कुछ प्रस्तावित खेल हैं और आयोजन स्थल जो कि मैंने आपको लिखवाया था कि अब इसका हम लोग मिलान करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले देखते हैं आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्टइंडीज संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। नवा आईसीसी
तो यहाँ पर मैं बताया आपको कि नवा जो आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप होगा 2024, ये भी बांग्लादेश में होना है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है टॉपिक में, सारे वो टॉपिक है दोस्तों जो मैंने पढ़ाए हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में। लेकिन 38वां राष्ट्रीय खेल, क्योंकि 37वां कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ, जिसका जो थीम था वो था गो सेट गोवा, ये था। और जो 38वां होगा वो झारखंड में नहीं होगा, वो मैंने बताया था आपको कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला पॉइंट है, इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? हालांकि अवार्ड जो है कि हमारे किसको मिला है? जो इसरो चीफ थे उनको दिया गया। और अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया आइसलैंड के द्वारा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? क्या हो जाएगा? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को दिया है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी हीट इंडेक्स को दर्शाने के लिए उपयोग किए गए रंग कोड में निम्नलिखित में से किस रंग का उपयोग नहीं किया गया है? तो उसमें आप देखोगे रेड कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, येलो कलर भी है, लेकिन ब्लू कलर उसमें नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो भाई 2028 ओलंपिक में क्रिकेट जो अभी शामिल किया गया वो किस प्रारूप में खेला जा रहा है? तो अब T20 प्रारूप के रूप में शामिल हो चुका है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए 2023 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है क्लाउडिया गोल्डिन जी को मिला है। और ये दूसरी ऐसी महिला है जो अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल प्राइज प्राप्त कर रही है। जबकि अर्थशास्त्र में क्या होता है, जनरली संयुक्त रूप से दिया जाता है, तो उसमें कोई पुरुष महिला साथ में रहते हैं, या कभी पुरुष हो गया या कभी 2-3 महिलाओं को मिल गया। लेकिन क्लाउडिया गोल्डिन सेकंड नंबर पे होंगी पूरे अभी तक के इतिहास में जिनको अकेले अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला। पहले नंबर पे कौन है ऐसा, ये बताइएगा कमेंट में। पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अब अधिकतम राशि कितनी कर दी गई है? इसको बढ़ाया गया है, 50,000 रुपए कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए पहले 10,000 रुपए हुआ करती थी, कोरोना के दौरान खोली गई थी यह योजना, अब 50,000 कर दिया गया। एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? पुरुष का नहीं पूछा जा रहा है, महिलाओं का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अन्नू रानी। अन्नू रानी जो है कि किससे सम्मिलित हो गई? भाला फेंक फाइनल से। 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहम्मद सोली तो अब है नहीं वहां पे, अब यहाँ पे हमारे गद्दार भाई हैं, कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, जो कि अब भारत को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। और मोदी जी ने फिर अपनी औकात दिखा दी मालदीव को, फिर क्या किया, लक्षद्वीप को डेवलप करने का प्लान शुरू कर दिया गया। अब यहां देखते हैं, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कहां पर आयोजित की गई है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सितंबर 2023 में। अगला है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? जो नए संसद भवन को जिन्होंने बनाया, डिजाइन किया, वो हो जाएंगे बिमल पटेल जी। 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना, कि कौन कौन से उत्पाद और सेवाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में बनाई जाते हैं, वो प्रोडक्ट और जो है कि सर्विसेज दी जाती हैं। चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी लिप्स उपकरण का क्या प्रमुख उद्देश्य होगा? तो ये था कि तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना, यानी चंद्रमा की जो मिट्टी है उसमें क्या क्या है। 2028 ओलंपिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। तो पहला विचार है कि यह पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा क्या? तो हम कहेंगे नहीं सर, ये तो यहाँ नहीं आयोजित होना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में क्रिकेट को 2028 को ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दी है, ये बात सही है। और कौन से फॉर्मेट में खेला जाएगा? T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूएन, ये यूनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के किस गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया? तो एक कच्छ जनपद के अंतर्गत धोरडो गांव आता है गुजरात में। आगे देखते हैं समाचार
की सुर्खियों में रहे नमो भारत। ये क्या है भाई? तो भारत की नव विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के तहत चलाई गई एक रैपिडेक्स ट्रेन है, जो कि पहली खोली गई है गाजियाबाद स्टेशन के अंतर्गत साहिबाबाद पर, मेरठ गाजियाबाद दिल्ली, जो कि 8 गलियारे ऐसे तैयार कर रहे हैं जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को दिल्ली से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि समाचार की सुर्खियों में रहा रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर निम्न में से किन दो देशों के बीच है जो बाउंड्री शेयर करता है? तो रफा बॉर्डर की बात करेंगे तो मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में। कौन सा? मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में। एक मैंने और प्रश्न कराया था कल की क्लास में आपको कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन स्वॉर्ड्स के नाम से जाना था, तलवार के नाम से। फिर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के गांवों को सर्वोत्तम पर्यटन गांवों की सूची 2023 में शामिल किया गया। तो किसे किसे शामिल किया गया, जरा आप बता सकते हो कैसे? तो देखिए, एक तो हमने धोरडो को तो हमने पढ़ ही लिया, जो कि कच्छ गुजरात के अंतर्गत आता है, तो एक तो ये सही है, और दूसरा मांडिया जो कि जनपद सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो केवल फर्स्ट और सेकंड इसमें शामिल है। अगला है, अक्टूबर 2023 के अंतिम सप्ताह में किस देश द्वारा भारत के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका। अगला प्रश्न है, होली वेसा नृत्य। होली वेसा नृत्य किस राज्य का ये लोक नृत्य है? तो ये आपका कर्नाटक का है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विश्व में फुटबॉल के सर्वोत्तम खिलाड़ी का पुरस्कार बैलोन डी ओर 2023 में 8वीं बार दिया गया? तो हमने पढ़ा था लियोनेल मेसी को पढ़ा था, जो कि अर्जेंटीना के हैं, तो वही हो जाएंगे इसके सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहां पर हमें कुछ मिलान करने हैं। जैसे अगर आप देखोगे कुछ सिटीज दिए, लेकिन पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। उपर्युक्त में से कितने युग्म यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड सिटीज दिवस 31 अक्टूबर 2023 को 55 नए सृजनकारी शहरों की सूची में सही सुमेलित हैं? तो मैंने बताया था 2 शहरों का नाम, कोझिकोड केरल जो कि साहित्य के क्षेत्र में है, ग्वालियर जो कि संगीत के क्षेत्र में है। तो ये हो जाएगा कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, इट मीन साहित्य, और ग्वालियर की बात करेंगे सिटी ऑफ म्यूजिक यानी संगीत। तो यही 2 शहरों को, इट मीन्स कि यहाँ पे केवल 2 युग्म ऐसे हैं जो सही है, केवल 2 युग्म हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रवि कन्नन आ रहे हैं यहाँ पे। फिर आते हैं, इडेलगिव घुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी सूची 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक दान भारत के किस दाता ने किया है? तो शिव नादर, जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के संबंधित है। हालांकि इसमें 5 परोपकारियों की लिस्ट मैंने आपको बताई है। ये सारे प्रश्न कराए हैं दोस्तों, सारी चीजें मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाई है। अगर आप एक बार उसे ढंग से रिवाइज कर लोगे और एमसीक्यू सीरीज कर लोगे, तो मैं कह सकता हूं आपके जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे उसके 80 to 90% आप यहां से सही कर ले जाओगे। नेक्स्ट है, किस देश में 3 नवंबर 2023 की रात को आए भूकंप से 150 से अधिक लोग मारे गए हैं? तो जरा बता दोगे आप? तो आप बताओगे नेपाल। और यहीं पर सहायता देने के लिए ऑपरेशन किस नाम से? ऑपरेशन राहत, ठीक है, इस नाम से यहां पर दिया गया था भारत की तरफ से सहायता। किस भारतीय बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक बनाए हैं? तो जरा बता देंगे आप क्या? तो बिल्कुल बताएंगे, विराट कोहली जी हो जाएंगे। क्या ऐसे किस भारतीय बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक बना दिए हैं? तो आ जाओ, केवल थर्ड यानी विराट कोहली ने। अभी जो है कि जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसके सेमीफाइनल मैच में, ध्यान देना, सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 50वां अर्धशतक मारा, मतलब फाइनल शतक मारा, सेंचुरी। जब से इससे पहले 49 नंबर पे सचिन तेंदुलकर थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन अब यहाँ पे विराट कोहली आ चुके हैं। चुनावी बॉन्ड के बारे में हमें बात करनी है कि चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में क्या लॉन्च की गई थी? तो आपको कहना है कि हाँ सही है या गलत। देखते हैं। चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदे जा सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। चुनावी बॉन्ड कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताकर खरीद सकता है, ठीक है। चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए लोकसभा विधानसभा में कम से कम 1% मत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल ही अर्ह होगा। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन दूसरा गलत है। इट मीन्स कि केवल 3 ऑप्शन यहां पर सही है। फिर आगे देखते हैं, कार्ट क्या है? CART, कोशिका उपचार निम्नलिखित में से किस रोग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त की जा रही है? तो ये हो जाएगा हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंट कैंसर से संबंधित है। डेंगू बुखार के निम्नलिखित कथनों पर बात करते हैं कि डेंगू बुखार, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यह वायरस से होने वाला है और यह एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। तो भाई यहाँ पे तो तीनों स्टेटमेंट सही है। समाचार की सुर्खियों में रहा कलियुचेवस्कया सोपका ज्वालामुखी, ये किस देश में हुआ था? तो ये रूस में आया था। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार करना है और उपर्युक्त सूचकांकों में कितने सूचकांकों में केरल पहले स्थान पर रहा। तो जैसे जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI, मानव विकास सूचकांक HDI, लोक मामले सूचकांक 2021, सामाजिक शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सभी चारों में ही केरल हमारा शीर्ष स्थान पर रहा है। तो याद रख लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर पूछ भी ले तो आपको बताना केरल फर्स्ट रैंक पे रहा है। एक दिवसीय ICC विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बल्लेबाज टाइम आउट नियम के तहत आउट हो गया है। तो क्या हो जाएगा, एजिलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के हैं। और ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करा दिया है क्लास में ही। फिर समाचार की सुर्खियों में रहे डीप फेक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह नकली विषय वस्तु होती है, आमतौर पर चित्र, फोटो, ऑडियो, वीडियो के रूप में पाई जाती है। इसका सृजन शक्तिशाली कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूलों से किया जाता है। तो आप देखोगे कि तीनों ही बातें सही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में रश्मिका मंदाना जो है कि बहुत ट्रोल होने लगी थी कि उनकी एक वीडियो जो है कि इस तरीके की आई थी, लेकिन वो उनके द्वारा नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो कमाल था, डीप फेक। उसी तरीके से आपने सुना होगा मोदी जी के भी भाषा में सॉन्ग गाया जा रहा था कि मोदी जी ने कोई सॉन्ग गाया। तो ये सब जो है कि कमेंट आ रहे थे, ये सब चर्चा में रही थी। तो ये इसी का कमाल था। आगे देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है क्या। सांविधिक का मतलब जिसको संसद के अधिनियमों द्वारा जो है कि स्थापित किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं। फिर आगे देखते हैं, 10 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने तत्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया। ICC ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया तुरंत के तुरंत, वो था आपका श्रीलंका। विश्व की ऐसी कौन सी पहली एयरलाइंस है जिसने जनरेटिव AI यानी कृत्रिम मेधा आभासी एजेंट विकसित किया और तैनात भी किया। तो वो हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया इस सब काम कर रही है। 9 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा में शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अति पिछड़ी जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की उच्चतम सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर देने के लिए कानून पारित किया गया है। तो ये आपका जो राज्य हो गया है, ये हो गया भैया कौन सा, बिहार। बिहार बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है इस समय। बढ़िया से रोजगार दे रहा है सबको, शिक्षा के विभाग में बढ़िया जाति जनगणना करा रहा है। अब नीतीश कुमार ने जो है कि दल बदल लिया है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे उठापटक देखने को मिलती है। हाल ही में किस स्थान पर दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। तो वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का CEO शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। भारत बिल्कुल मत करना, क्योंकि APEC का सदस्य है ही नहीं भारत। क्या मैंने कहा, APEC का सदस्य भारत नहीं है। समाचार में रहे अभी डीप फेक वीडियो के संदर्भ में कुछ मामलों पर विचार करना है कि कितनों के द्वारा डीप फेक वीडियो की पहचान की जा सकती है। जैसे शरीर का हिलना डुलना, चेहरे के हाव भाव, आंखों का हिलना डुलना, ऑडियो की गुणवत्ता। क्या इन सभी मामलों से हम डीप फेक की बात कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ऑडियो की गुणवत्ता की बात करेंगे तो मोदी जी की जो ओरिजिनल आवाज है और मोदी जी की जो AI के द्वारा जनरेट की गई थी आवाज, उसमें अंतर आया था। और उसमें अंतर की वजह से पता किया गया कि मोदी जी ने असली में गाना नहीं गाया बल्कि AI के द्वारा किया गया है। शरीर के हिलने डुलने, चेहरे के हाव भाव से रश्मिका मंदाना की वीडियो पकड़ी गई कि नहीं, ये उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया। तो इस तरीके की चीजें आप देख सकते हो कि पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कहां से शुरू की गई है। तो खूंटी, झारखंड से शुरू की गई है PM जनमन योजना के तहत। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन, ये भी खूंटी, झारखंड से ही शुरू किया गया है। फिर आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किन्हें विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों के रूप में निरूपित किया गया। कौन से वो हैं? तो अगर आप देखोगे कि नारी शक्ति, देश का युवा वर्ग, खाद्य उत्पादक, नव मध्य वर्ग एवं निर्धन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं चारों को जो है कि अमृत स्तंभों के रूप में काउंट किया गया है। कृत्रिम मेधा के संदर्भ में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, तो कृत्रिम मेधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों में सूचना प्राप्त करने के लिए AI पर आधारित वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम अनुश्रवण सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जा रहा है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त दोनों से सीमाओं की निगरानी की जा सकती है, और दोनों नहीं होगा, ये ड्रोन होगा, ठीक है, ये ड्रोन होगा। और रक्षा कृत्रिम मेधा डायलॉग होती है, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच सहमति बनी है। तो अगर हम बात करेंगे तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें, मतलब कौन से कथन सही है, तो केवल 2, 1 2 3 नहीं, केवल 2 सही है।
गजराज प्रणाली भी मैंने बताई। रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए एआई आधारित गजराज प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में लगाई गई है। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। असम तो है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, केरल है, झारखंड है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसे 700 किलोमीटर की ट्रैक पर लगाया जाएगा या ट्रैक पर लगाया जाएगा, तो हम कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए इसका डी ऑप्शन दे रहा है 1 2 3। अब मैंने जो पढ़ा था उसमें छत्तीसगढ़ नहीं था, तो एक बार आप लोग करेक्ट चेक कर लीजिएगा इसको जरा क्रॉस वेरीफाई करके कि छत्तीसगढ़ है या नहीं है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही जो है कि अपडेट कर देता हूं। यहां पर छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड है। कौन सा इंक्लूड है? छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड है। तो इसीलिए आपका 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है अभी हाल ही में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TVD-1, ठीक है, TVD-1। तो ये तो आज की हमारी क्लास हो गई है और अब हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे 670 जो MCQs हैं। तो यहाँ पर जो है कि आज आपकी क्लास को रोका जाएगा। अब तो आपने लगभग 125 क्लास आज हम लोगों ने कवर किए और लगभग जो है कि सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं आपको? तो हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने चलाई थी हैंड रिटन नोट्स में, वहीं से मैक्सिमम आपको मिल रहे हैं ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इट मीन्स कि ई दृष्टि और घटनासार पे आधारित जो हैंड रिटन नोट्स हमने तैयार किए थे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर सबसे पहले आपको क्लास की अपडेट भी मिल जाएगी, PDF की अपडेट, सारी चीजें वहां पर आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।